सीरीज में हमने अभी तक जो है 4 सेट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। और आज का जो सेट है हमारा वो सेट नंबर 5, ठीक है। 5वां सेट रहने वाला है आज की वीडियो का, ठीक है, सेट नंबर 5। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है हमारा पहला। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के संदर्भ में जो ये टर्म है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो किस फील्ड से किस फील्ड ऑफ लैंडस्केप से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लू फ्लैग है, आपको ब्लू वर्ड से ही आपको पता लग रहा है ये किस चीज से संबंधित होगा, ये आपका संबंधित है बीच से, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बीचेस से। तो ये एक्चुअली सर्टिफिकेशन दिया जाता है किसके द्वारा, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट, इसकी तरफ से जो है ये एक सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसको शुरू किया गया था 2017 में, ठीक है। तो इसको जो फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट बीच है बेसिकली, ठीक है, फर्स्ट बीच जिसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है वो है चंद्रप्रभा बीच। कौन सा बीच है, चंद्रप्रभा बीच, ठीक है। और ये चंद्रप्रभा बीच कहाँ पर है, ये है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये फ्लैग जो आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये उन बीचेस को दिया जाता है जो इक्विप्ड होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से, और प्लास्टिक फ्री रहता है उनके आसपास का एनवायरनमेंट। मतलब देखिए जब भी बीचेस एक्चुअली क्या होते हैं, एक तरीके के टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं तो कई तरीके का वेस्ट वहाँ पर जनरेट होता है, जो फूड पैकेट्स होते हैं, चिप्स वगैरह, ये सब चीज़ों के कई सारे पैकेट्स वो लोग फेंक देते हैं। तो उन चीज़ों को रिमूव करना, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं अलाउड है, मतलब इस तरीके का जो है ना इको सिस्टम अच्छा बनाना, ठीक है। तो उस तरीके का जो सिस्टम बनाया गया जहाँ पर बना मिलेगा, ठीक है, उनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जहाँ पर जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता हो, और उन बीचेस पे जहाँ पर प्लास्टिक फ्री बीचेस हैं, जहाँ पर प्लास्टिक का यूज नहीं होता, ठीक है, उनको, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीचेस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द थर्मल पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज हैं उनके थर्मल पॉल्यूशन के लिए कौन सा रीजन बिहाइंड, मतलब जो रीजन है वो है थर्मल पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन मतलब कि ये एक तरीके का ऐसा पॉल्यूशन हुआ कि जो वाटर बॉडीज है, जो वाटर का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में राइज हो जाना, उसमें बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है। तो जो थर्मल पॉल्यूशन होता है ये होता है बेसिकली, इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर की क्वालिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिग्रेड कर जाती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर क्या कर जाती है, डिग्रेड कर जाती है। जो क्वालिटी वाटर की होती है उसमें गिरावट देखने को मिलती है, और चेंज देखने को मिलता है किसमें, टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। चेंज किस तरीके का, टेम्परेचर जो है वो वाटर बॉडीज का वो बढ़ जाता है, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। अब जो थर्मल पॉल्यूशन है ये एक्चुअली जनरली होता कैसे है, इसके जो दो मेन कारण है। एक मेन कारण है कि जो वाटर है बेसिकली, वाटर को जो यूज़ किया जाता है, ये जो आपका वाटर है, वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है एज अ पावर प्लांट्स में, या इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है उस जगह पर ये एज अ कूलेंट का काम करती है वाटर। तो जब ये कूलेंट का काम करेगी, जाहिर सी बात है ना, ये किसी चीज़ को ठंडा कर रहा है पानी, जब ठंडा तो कर दिया उस चीज़ को, उसके बाद जब ये वाटर आपका जो सोर्स में या जो आपका ड्रेन में जाकर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से तो गर्म पानी निकला ना, तो वो जब ड्रेन में जाके मिलता है तो उस ड्रेन का या जो रिवर सोर्स है या केनाल सोर्स है उसमें जब जाके वापस से पानी मिलता है, तो क्या होता है कि वो पूरे सिस्टम का या पूरे सेक्शन का जहाँ पर वो मिलता है वहाँ पर भी टेम्परेचर को राइज कर देता है, पूरे पानी के टेम्परेचर को राइज कर देता है। जब पानी का टेम्परेचर, देखिए एक रिलेशन है, टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर जो बढ़ेगा, ये वाटर का टेम्परेचर अगर जो बढ़ता है तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन की कमी होती है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये घटेगा, ये दोनों कंडीशन में होता है, तो उस टाइम पर आपका जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो चेन अफेक्ट करती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिशेज हैं और भी जो एनिमल्स आपके पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उन पर एडवर्स इफेक्ट होता है, और उनकी जो
मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो भाई वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, और इस चीज को कहते हैं थर्मल शॉक। ठीक है, जो थर्मल शॉक होता है, जिसकी मतलब थर्मल शॉक वो है ऐसा मेथड जिसमें एक तरीका जिसमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो एनिमल है, एक्वेटिक लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इन शॉर्ट हम कहें कि जो पूरा इकोसिस्टम है वाटर का, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं थर्मल शॉक। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब जो कहानी हो गई इसके बारे में, मेन रीजन क्या है ऑप्शन में दिया, मराइन डंप इन वाटर, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज इन वाटर, हॉट वाटर ऑफ पावर प्लांट, एक्सीडेंटल लीकेज डिस्चार्ज इन वाटर। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हॉट वाटर ऑफ पावर प्लांट। जो हॉट वाटर ऑफ पावर प्लांट है, मतलब जो पावर प्लांट का जो गर्म पानी होगा जिसने एज अ कूलेंट वर्क किया है, उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो उसका थर्मल पॉल्यूशन का मेन रीजन रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्नेशन इन द वेस्ट डिस्पोजल मेथड। इंसर्नेशन का मीनिंग क्या होता है वेस्ट डिस्पोजल मेथड के अंदर, ये पूछा गया है। तो इसका अगर जो हम आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है बर्निंग ऑफ वेस्ट। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इंसर्नेशन में जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, बेसिकली एक तरीके का ये क्या होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, ये वाला वेस्ट जो मटेरियल है, इसको क्या किया जाता है, इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, बर्निंग की जाती है, इसकी जलाया जाता है, और बर्न करने से इसमें से कई बार कई सारे एशेस निकलते हैं, फ्लू गैसेस निकलती है और हीट निकलती है। ठीक है, और वे सभी चीज़ें, और मोस्टली जो ऐश निकलती है यहाँ से बर्न करने से क्या निकलेगी, ऐश। ऐश मतलब राख। जो राख निकलती है वो मोस्टली फॉर्म होती है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, देखिए इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होगा, वेस्ट होगा बेसिकली, जो डिकम्पोज नहीं होगा, उसकी जनरली वो ऐश बच जाती है। ठीक है, और वो इस तरीके से कई सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकलती हैं। अब देखिए जो इंसर्नेशन है या अदर मेथड है हाई टेम्परेचर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम के, वो सारे डिस्क्राइब किए जाते हैं अंडर थर्मल ट्रीटमेंट के। ठीक है, थर्मल ट्रीटमेंट के अंदर ये सारे मेथड्स आते हैं। तो जो यहाँ पर सिंपली पूछा गया था, इंसर्नेशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है आपका, उसको आप जलाते हैं, तो जलाने के बाद जो जो बाई प्रोडक्ट्स उसके निकलते हैं, जो आपको कई बार फॉलिंग स्मेल भी आती है, गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से, है ना, आपको ऐश मिलती है, हीट मिलता है। ठीक है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें आपको बाई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द पैरासिटिक रिलेशनशिप। देखिए अब यहाँ पर जो पैरासिटिक रिलेशन है इसको समझ लेते हैं पहले, ये होता क्या है। तो जो पैरासिटिक रिलेशन होता है, ये होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, टू डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये रिलेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि जो देखिए दो टाइप के मान लीजिए एक एक ए ऑर्गेनिज्म है, दूसरा बी ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि जो वन वाला आपका जो ए वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको कुछ गेन होता है, मतलब इसको कुछ मिलेगा, ही गॉट समथिंग। ठीक, ही गॉट समथिंग एट द एक्सपेंस ऑफ बी, मतलब बी की वजह से ए को कुछ मिलेगा। बट यहां पर क्या होगा, विदाउट किलिंग द बी, मतलब बी को बिना मारे बिना नुकसान किए बी की वजह से ए को कुछ प्रॉफिट होगा। अब देखिए जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे डॉग होता है आपका, घर में डॉग होता है, तो डॉग की वजह से जो आपका डॉग है और आपका जो हाउस है, तो हाउस की जो रखवाली है वो कौन कर रहा है, डॉग। तो डॉग की वजह से जो प्रोटेक्शन हुई किसकी, हाउस की, घर की प्रोटेक्शन हो गई, डॉग की वजह से घर की प्रोटेक्शन हो गई। बट यहाँ पर क्या हुआ, डॉग को कोई हार्म नहीं हुआ, बट इसकी वजह से क्या है, आपको कुछ बेनिफिट मिल गया कि आपके घर की सुरक्षा हो गई। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है कि मतलब एक की वजह से दूसरे को फायदा हो जाए, बट दूसरे को फायदा होने के साथ साथ जो जिसने फायदा किया है उसको कोई नुकसान ना हो, है ना। इस तरीके का जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है आपका पैरासिटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिए हमने डॉग की बात करी, तो इसका जो करेक्ट आंसर भी रहेगा वो रहेगा टिक्स ऑन डॉग। ठीक है, टिक्स ऑन डॉग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फौस्टा, फौस्टा एक नाम है
ये नाम है एक राइनो का, ब्लैक राइनो, ठीक है, ब्लैक राइनो का नाम है फोस्टा, जिसकी मृत्यु हो गई थी 57 की एज में, ठीक है। एक्चुअली राइनो इतने ज़्यादा जीते नहीं हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये जो 57 की एज में जो राइनो मरी फोस्टा, ये फीमेल राइनो थी, ब्लैक राइनो थी, फीमेल राइनो फोस्टा, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट राइनो में से एक है। और ये कहाँ पर थी, किस कंट्री के अंदर थी ये थी आपकी तंजानिया के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में। और तंजानिया में भी अगर जो हम बात करें तो तंजानिया में कहाँ पर, नगरो नगरो नगरोगोरा क्रैटर, नगरोगोरा क्रैटर नाम की एक जगह है तंजानिया में, वहाँ पर ये थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के लिए ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के यूट्रोफिकेशन के लिए कौन सी जो है एक प्राइमरी गैस है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। अब देखिए यहाँ पर यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। जो इकोसिस्टम है आपका इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम जो पूरा है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ना, ठीक है। तो ये होता है इको यूट्रोफिकेशन का बेसिकली लिटरल मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है, दो टर्म आते हैं, एक कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है एक, ठीक है। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि इसमें कई सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें स्पीड हो जाती है नेचुरल यूट्रोफिकेशन की, ठीक है। देखिए कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो है रिलेटेड है किससे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन से, यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन सॉरी यूट्रोफिकेशन से, ठीक है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन से संबंधित है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब देखिए जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसानों की एक्टिविटी है इकोसिस्टम के अंदर, मतलब जो रोल है ह्यूमंस का, उसकी जो वजह से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब बात करें आपका जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है बहुत अकर होता है, मतलब एक लंबे मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों साल के दौरान, मतलब चेंजेस कई सारे देखने को मिलते हैं। अर्थ जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी लाखों साल पुरानी हमारी अर्थ की कंपोजिशन है, कंस्ट्रक्शन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग। अब जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट हैं यूट्रोफिकेशन के लिए वो हैं दो, ठीक है। नॉट आपके न्यूट्रिएंट बेसिकली हम बात करें तो, या प्राइमरी गैसेस की हम बात कर लें तो वो है दो आपकी, एक है आपकी फॉस्फोरस, दूसरी है नाइट्रोजन, ठीक है। ये दोनों जो गैसेस हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर बॉडीज के अंदर यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस तो दिया नहीं है, तो जो एक दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। फिर देखिए यहाँ पूछा गया है कि लायन टेल्ड मकाओ, जो लायन टेल्ड मकाओ है इज ऑल्सो नोन एज, लायन टेल्ड मकाओ को हम कहते हैं बियर्ड ऐप, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बियर्ड ऐप, इसे कॉमनली कहा जाता है जो लायन टेल्ड मकाओ है, ठीक है, इसे कॉमनली बियर्ड एप के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए क्योंकि इसका जो कलर होता है बस बेसिकली इट इज सिल्वर वाइट, सिल्वर एंड वाइटिश मेन इन अपीयरेंस, ठीक है। और ये जो मकाओ सेलेनिया, ठीक है, सेलेनिस, मकाका मकाका सिलेनिस, ठीक है, मकाका सिलेनिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बियर्ड ऐप, बियर्ड ऐप मतलब लॉयन टेल्ड मकाओ, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है मकाका सिलेनस है, ठीक है। और ये आपको जो स्पीसीज है ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हैं, जो आपका केरला वाला एरिया है ये वाला पार्ट, ठीक है, मोस्टली इसकी पॉपुलेशन जो है वो केरला के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो स्पीसीज है ये मोस्ट डेंजर्ड स्पीसीज के अंदर कंसीडर की जाती है और इसे कंजर्व किया गया है अंडर द IUCN एंडेंजर्ड, जो IUCN आपका IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखा गया है। और जो साइट इंडेक्स है, साइट्स के नाम की जो इंडेक्स है उसके अंदर अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है,
किसको, लायन टेल्ड मकाओ को। और एक और चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया जो होता है उसके शेड्यूल्ड 1 में, ठीक है, शेड्यूल्ड 1 में देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कई सारे शेड्यूल्स हैं एज पर द स्पीसीज के इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, तो इस तरीके से जो कैटेगराइज किया गया है, तो उसी में जो शेड्यूल्ड 1 है उसका, उसमें इसको रखा गया है, लायन टेल्ड मकाओ या फिर बियर्ड ऐप को, ठीक है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये पूछा गया है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है। और कहाँ पर, तराई एरिया में। देखिए अब तराई का नाम आया तो जहां पर तराई वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कहाँ की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तराई इलाके में ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, वहाँ के तराई एरिया में ये कतरनिया घाट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है आपकी, ठीक है। और ये अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के भी आती है, जो 1987 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके अंदर भी आती है। और इसके साथ में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे कहते हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क जो है, और दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व, सॉरी दुधवा टाइगर रिजर्व, ये सब जो है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लिंक्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो नेचुरली आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस। हमें सबको पता है कि जैसे वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, मीथेन रिस्पॉन्सिबल रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, O3 ओजोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, और फिर साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिकली चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं है, नॉट के लेवल पूछा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तीनों है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड डिफरेंट है, ये दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होती, यहाँ पर होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन जो थी, जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन के लिए जो पहले रिस्पॉन्सिबल, उसके संबंधित में जो पहली कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन हुई वो कौन सी थी, वो थी आपकी वियना कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियना कॉन्फ्रेंस। डाइवर्सिटी जो है ये बेसिकली आपकी पहली कॉन्फ्रेंस थी जो ग्लोबली हुई, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी, जो बात करती थी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। और ये कहाँ हुई थी, वियना, नाम ही बता रहा है आपको वियना, और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। और ये कब हुई थी, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हुई थी, ठीक है। और जिसके अंदर जो है इस कॉन्वेंशन के अंदर बात करी गई थी कि प्रोटेक्शन करनी है हमें किसकी, ओजोन लेयर की, ठीक है। उसके ऊपर कई सारे एग्रीमेंट्स वगैरह देखने को मिले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय सब रीजन, मतलब ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहा है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की, ठीक है। तो वो आपका नेशनल पार्क है कौन सा, नामदा नेशनल पार्क। नामदा नेशनल पार्क जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली इसका जो हम एरिया की बात करें 1985 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड का एरिया है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ये फोर्थ नेशनल पार्क है, मतलब काफ़ी बड़ा है, जो अगर जो हम लेंथ की बात में बात करें तो यहाँ पर ये फोर्थ नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे। और ये जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। और केबुल लामजा नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पर पार्क आएगा केबुल लामजा नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ है, मणिपुर के अंदर, मणिपुर। और बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क ये यहाँ आ गया है, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका
कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो सबसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। फिर देखिए पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर इनमें से कौन सा, जो एलिफेंट रिजर्व की लिस्ट है ये बेसिकली, तो इनमें से कौन सा एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड नहीं है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक नाम है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये आपका कहाँ लोकेटेड है, असम के अंदर है, ये है आपका असम के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी जितने भी एलिफेंट रिजर्व हैं, ठीक है। अब अगर जो हम कुछ और एलिफेंट रिजर्व की बात करें जो असम के अंदर हैं, तो एक है सॉरी ये है दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई का एलिफेंट रिजर्व है। काजीरंगा कार्बी एलोंग एंगलोंग आपका एलिफेंट रिजर्व है। धनसिरी लुंगदिंग चियांग रिपू आपका एलिफेंट रिजर्व, ये कुछ एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो आपके असम के अंदर सिचुएटेड हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी महानदी एलिफेंट रिजर्व और मयूरभंज संबलपुर, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, आपके उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर आपके क्या है, एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये सारे जितने भी एलिफेंट रिजर्व्स हैं, इनको जो फंडिंग कर दे, मतलब जो इनको स्पॉन्सरशिप करता है इनको चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो वो किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम के अंदर आते हैं। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ना, उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर, उसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है इनमें से, ये पूछा गया। तो देखिए जो दचीगम है, दचीगम जो है ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये क्या आपका एक नेशनल पार्क है। दचीगम नेशनल पार्क है जो कहाँ पर सिचुएटेड है, श्रीनगर, श्रीनगर उर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए, दचीगम नेशनल पार्क है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और अगर जो हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर अप्रॉक्स आई थिंक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत के अंदर, ठीक है। दधिकम का मतलब होता है, जो ये वर्ड है ना दधिकम, दधिकम, दचीकम, जो भी है ये वर्ड प्रोनाउंस करें आप जो भी, तो दधिकम का मतलब होता है 10 विलेजेस, 10 गांव, है ना, 10 गांव, इसका जो लिटरल मीनिंग है 10 गांव के बराबर एक कोई चीज़ है, तो ये है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक फेमस है हंगूल, हंगूल यहाँ पर एक फेमस डियर है बेसिकली, डियर, उसका नाम है हंगूल डियर, हंगूल, हंगूल डियर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है इन द जम्मू कश्मीर रीजन में, ठीक है। दिस इज द हंगूल डियर, फेमस है बट ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए अगर जो हम बात करें इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया में स्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया में जो पहली बार स्टैब्लिश हुआ वो था 1979 के अंदर, ठीक है। और दुनिया भर में ग्लोबली अगर जो हम बात करें 122 कंट्रीज के अलाउंड, 122 कंट्रीज के अलाउंड 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कोरल एरियाज, बफर एरियाज, ट्रांजिशन एरियाज, इस तरीके से कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दधिगम, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कॉजेज डिजीज, एक डिजीज का नाम है बाय बैसिनोसिस, बैसिनोसिस, ये डिजीज जो है ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, ये पूछा गया है। तो ये होती है कॉटन डस्ट की वजह से। अब कॉटन डस्ट में जनरली इसमें क्या होता है ना, इसकी वजह से अस्थमा की जो बीमारी होती है ना, अस्थमा डिजीज, वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका अनप्रोसेस्ड है, बेसिकली लंग डिजीज होती है, ठीक है, अस्थमा क्या है, लंग डिजीज, तो जो किसकी वजह से होती है, कॉटन डस्ट की वजह से देखने को मिलती है। अब ये होती है एक्चुअली वहाँ पर जो अनप्रोसेस्ड कॉटन है, मतलब जिसको एक प्रॉपरली तरीके से प्रोसेसिंग में नहीं गुजरा, ठीक है, अनप्रोसेस्ड या
अनप्रोफेशनल तरीके से उसको ट्रीट करके बना दिया गया, तो उसकी वजह से क्या है, जो उस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको इस तरीके की बीमारी का सामना करने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉटन डस्ट। ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क, जो ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क है ये आपका सिचुएट करता है एक्चुअली बेसिकली कर्नाटक प्लस केरला, ये जो दो स्टेट्स हैं इन दोनों के साथ में, दोनों इलाकों में ये स्प्रेड आउट है ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क। और अगर जो हम बात करें कर्नाटक केरला की, तो केरला के अंदर जो एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड, ठीक है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, वहां पे, और कर्नाटक में जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोडागू, कोडागू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क जो है आपका फैला हुआ है। तो देखिए कहाँ पर फैला था, कर्नाटक में पूछा गया था, कोडागू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोडागू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंदर, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क आपका मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये कहाँ पर है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, और फिर हम बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क, आप जानते ही होंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका जो है ये आपका है चामराजनगर में, चामराजनगर जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और जो बिदर है, बिदर है ना, बिदर के अंदर एक बिदर फॉरेस्ट डिवीजन है बेसिकली, इसके अंदर कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी नहीं है, बट एक फॉरेस्ट डिवीजन है, छोटा सा एक जंगल इलाका है बिदर आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1992 मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके 2 साल मतलब करीब 5 साल बाद 1992 1952 के अंदर वो कौन सा एनिमल, मैमल है बेसिकली, मैमल की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा मैमल है जिसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, मतलब ये प्रजाति जो है वो भारत से खत्म हो गई है, विलुप्त हो गई है, वो थी आपकी चीता की। चीता की जो प्रजाति है वो भारत के अंदर जो है 1992 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये प्रजाति जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ये खत्म क्यों हुई थी, क्योंकि जो अननेचुरल कॉज थे जिसकी वजह से ये प्रजाति खत्म हो गई, मतलब नेचुरली, मतलब जो ह्यूमन काइंड का बिहेवियर था, ह्यूमन की वजह से जो ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मूवमेंट हुई, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी, फॉरेस्ट कटे, तो उसकी वजह से इसका जो एक नेचुरल हैबिटेट था चीते का वो नहीं बचा, तो जिसकी वजह से ये जो चीता की प्रजाति है, स्पीसीज है, वो इंडिया में खत्म हो गई थी। ठीक है, और इस स्पीसीज को IUCN की जो रेड डाटा बुक है, रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है एज अ वेलनरेबल। और चीता जो है ये दुनिया, मतलब दुनिया का, लैंड का, मतलब धरती का सबसे फास्ट दौड़ने वाला जानवर है, मतलब जो लेपर्ड या टाइगर या आपके लॉयंस हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा वो फास्ट रनिंग है, वो आपको किसकी देखने को मिलती है, चीता की। फास्टेस्ट मतलब मूवमेंट आपको देखने को मिलती है चीता की। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चीता। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है हमेशा। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम SDG के नाम से जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन जो SDG गोल्स हैं, ये जो सतत विकास गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये कितने हैं नंबर्स में, ये नंबर्स में हैं 17। ठीक है, और अभी यहाँ पे पूछा गया कि इन्हीं में से, मतलब जो 17 गोल्स हैं इसमें से जो 10वां नंबर का गोल है वो कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। जो पहला लिखता नहीं हूँ मैं, आप खाली बोलता हूँ, आप सुन लीजिए इसे। जो पहला गोल है, पहला गोल है नो पोवर्टी, सेकंड है आपका नो हंगर। ठीक है, सेकंड नो हंगर, देखिए सेकंड आपका, ये आपका सेकंड वाला हो गया, नो हंगर, जीरो हंगर या नो हंगर। ठीक है, थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, देन फिफ्थ हमारा है इसमें क्लीन एयर एंड सैनिटेशन, नहीं सॉरी, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन वी हैव एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस इन इक्वलिटी, देखिए टेंथ हमें पूछा गया था, वो आपका क्या है, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी। देन 11th है सस्टेनेबल क्लाइमेट सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, देखिए 13th आपका हो गया क्लाइमेट एक्शन,
14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ ऑन लैंड, 16th है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17th है पार्टनरशिप विद द कोल। ठीक है, तो अब ये जो डिसेंट, हाँ ये वाला रह गया ना आपका, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका नंबर था इसका 8th नंबर। ठीक है, तो ये चारों आपको पता हो गए, मैंने बाकी को आपको बोल दिया है, बट आप सुन सकते हैं या आप सर्च आउट भी कर सकते हैं कहीं से भी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 10th नंबर पे पूछा गया था, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करना, ये जो आपका सतत विकास गोल है, इसका एक 10वां पॉइंट का जो है उद्देश्य है। ठीक है, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है ये, मई 2019 के अंदर इंडिया ने पहली बार फर्स्ट ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की। ट्री एम्बुलेंस, देखिए एम्बुलेंस भी है कौन सी, ट्री की, पेड़ की एम्बुलेंस है सॉरी। ये पूछा गया कि कहाँ लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई थी आपकी चेन्नई के अंदर। ठीक है, चेन्नई के अंदर एक, चेन्नई में इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल गनी, डॉक्टर अब्दुल गनी। ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं है, डॉक्टर अब्दुल गनी, इन्हें कहा जाता है ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर अब्दुल गनी को। ठीक है, इन्होंने ही एक ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की थी टू सर्व द फर्स्ट एड सर्विस टू द ट्रीज, मतलब कोई पेड़ अगर जो कट जाता है, टूट जा रहा है, आंधी आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो उसके लिए मतलब जो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इस एम्बुलेंस के हेल्प से कई सारे ट्रीज को खत्म होने से बचाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर, डॉक्टर अब्दुल गनी नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहते हैं ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया, देखिए राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सर सरिस्का नेशनल, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, वो किस राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, वो है आपका जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके अंदर सिचुएटेड है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये एक्चुअली पार्ट है किसका, दिस इज द पार्ट ऑफ द आपका जो है नेशनल पार्क है, उसका एक पार्ट है, और जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी जो ये अंदर प्रोजेक्ट, इंडिया के टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आता है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सरिस्का टाइगर रिजर्व से, कि ये जो पहला टाइगर रिजर्व है जिसने रिसीव किया, मतलब टाइगर्स का री अलोकेशन, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो एक स्पीसीज मतलब कहीं पाई जाती है, मतलब साउथ अफ्रीका की कोई टाइगर स्पीसीज है, उसको लाकर सबसे पहले, मतलब दुनिया में सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व ही वो ऐसा प्लेस है जहाँ पर मतलब साउथ अफ्रीका की कोई स्पीसीज को लाकर इंडिया में अलवर के इस प्लेस पे रखा गया, फिर उसको ग्रो करने का टाइम दिया गया, उसकी स्पीसीज को बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये जो होता है ना स्पीसीज चेंज, मतलब हैबिटेशन चेंज कर दिया गया, मतलब प्लेसेस, नई प्लेसेस में जाके उनको ग्रो करा गया। ठीक है, तो वो इसी जगह पर हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर, अलवर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन अमंग्स। देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो किसके रिजल्टेंट के थ्रू बनता है, उसके लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए, वो होते हैं आपकी नाइट्रस ऑक्साइड NO, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 राइट, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओजोन होता है, पैन होता है, पैन मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के एज अ रिजल्टेंट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला आपका दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, पर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो पहला तो ऑप्शन बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं है, हाई कॉन्सेंट्रेशन देखी नहीं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारे जो सेट नंबर 5 है आपका, प्रैक्टिस सेट 5 फॉर द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आई थिंक सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, कोई ज़्यादा टफ या क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं थे, सिंपल क्वेश्चंस थे। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपको एक छोटा सा काम करना है, वही रूटीन वाला, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में या जिन स्टूडेंट्स के साथ कोचिंग में आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
तो बैचमेट के साथ में वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।